नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। इस क्लास में हम देखेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर का पार्ट बी। इसमें हमें गृह प्रबंधन, परिवर्तन, भ्रांतियां एवं सुधार में बाधाएं पढ़ना है कि जो हमारा गृह प्रबंधन होता है, गृह व्यवस्था होता है, उसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए और कौन सी भ्रांतियाँ होती हैं एवं उसमें उसको सुधार करने में कौन कौन सी बाधाओं का सामना हमें करना पड़ता है। परिवर्तन जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। आज विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे ये परिवर्तन सामाजिक हो, आर्थिक हो, नैतिक हो या राजनीतिक। गृह व्यवस्था संबंधी परिवर्तन भी आज के युग में निरंतर हो रहे हैं। जिस तरीके से घर की व्यवस्था अब हो रही है, ऐसी व्यवस्था पहले नहीं होती थी। तो पहले से अब में बहुत सारी परिवर्तन हो गई और परिवर्तन ही सृष्टि का नियम होता है और हर एक क्षेत्र में परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता चला आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि गृह व्यवस्था या गृह प्रबंधन में कितने परिवर्तन हुए हैं। इस परिवर्तन में बहुत से परिवर्तन अस्पष्टता दृष्टिगोचर होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे घर का यंत्रीकरण, महिलाओं के रोजगार संबंधी कार्यों में वृद्धि, परिवार में अधिक गतिशीलता, कार्य एवं मनोरंजन के समय में विभिन्न अनुपात, धन पर अधिक निर्भरता आदि। यद्यपि गृह व्यवस्था पर इनका प्रभाव पूर्ण रूपेण निर्धारित नहीं है, किंतु यह तो स्पष्ट है कि विभिन्न चुनाव गृहिणी पर दबाव डालते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो परिवर्तन है वो हमें परिलक्षित भी होते हैं, दिखाई भी देते हैं और वो परिवर्तन करना सही भी होता है, क्योंकि पहले का समय जो चल रहा था वो दूसरी बात थी। अब का जो समय चल रहा है तो समय के हिसाब से हमें परिवर्तन कर लेना चाहिए। उसके बाद व्यवस्थापन का तात्पर्य केवल लक्ष्य प्राप्त नहीं है, वरन यह भी आवश्यक है कि भूतकाल में लक्ष्य प्राप्त के साथ साथ वर्तमान की परिस्थितियाँ क्या है। व्यवस्थापन का मतलब ये नहीं कि जो हमने सोचा है उसको हमने कर लिया, बस हो गया। पिछला हमने, इसके पहले हमने भूतकाल में जो भी लक्ष्य हमने प्राप्त किया था, उसके बाद जो वर्तमान में हम कर रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और उन सबका भविष्य की योजनाओं पे, कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। योजनाओं के उपयुक्त परिणाम प्राप्त न होने की स्थिति में कौन से परिवर्तन किए जाने चाहिए जिससे उपयुक्त परिणाम प्राप्त हो सके। तो इन सब छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। व्यवस्थापन का प्रमुख उद्देश्य है क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तन लाना। जो स्टेप बाय स्टेप कार्य हैं उसमें उसको कर करके हम किस तरीके से परिवर्तन ले आएँ। यह परिवर्तन मुक्त रूप से चुने लक्ष्यों का परिणाम होता है। यह माना जाता है कि व्यवस्थापन प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होता, केवल लक्ष्य और साधन संशोधित होते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। आगे देखते हैं। जीवन चक्र की एक व्यवस्था से जब परिवार दूसरी अवस्था में गुजरता है तो नए लक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारा जीवन चक्र कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एक अवस्था से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरीके से हम नए नए अवस्थाओं में आते रहते हैं। जैसे जब परिवार में पहला बच्चा जन्म लेता है तब आर्थिक उत्तरदायित्व के रूप में बीमा या अन्य आर्थिक योजना का महत्व दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि भविष्य में जब बच्चे के लिए बीमा करवा दिया जाता है, ताकि भविष्य में जब बच्चा पढ़ना चाहे या उसका विवाह संबंधी कार्य हो तो उसमें जो है आर्थिक समस्या ना आए। व्यवस्थापन का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति है और लक्ष्य प्राप्त करना अर्थात परिवर्तन लाना होता है। उसके बाद देखते हैं गृह व्यवस्था संबंधी भ्रांतियाँ। जैसे कुछ लोगों की भ्रांतियाँ बन जाती है, तो गृह व्यवस्था संबंधी कौन कौन सी भ्रांतियाँ होती हैं। आज के समय में गृह व्यवस्था का महत्व बढ़ता जा रहा है और व्यक्ति उसके महत्व को सरलता से समझने और स्वीकारने लगे हैं, किंतु आज भी कई ऐसी भ्रांतियाँ प्रचलित हैं जो व्यवस्थापन के सुधार में बाधक हैं। ये भ्रांतियाँ निम्नलिखित हैं। आगे हम भ्रांतियों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी भ्रांतियाँ होती हैं। पहला है, व्यवस्था से तात्पर्य केवल कार्य का संपादन ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये सामान्यतः यह समझा जाता है कि व्यवस्था अर्थात कार्य करना ही है, किंतु ऐसा नहीं है। व्यवस्था से तात्पर्य केवल कार्य का संपादन ही नहीं है, वरन उस कार्य के प्रत्यक्ष पक्ष पर विचार के पश्चात कार्य करना है। जैसे मतलब कुछ लोगों की धारणा ये होती है कि व्यवस्था का मतलब काम कर लिया, हो गया। तो व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि केवल काम कर लिया। व्यवस्था का मतलब कि उस कार्य से संबंधित क्या विचार है, क्या लक्ष्य है, उसको समझ करके कार्य करना। व्यवस्था करने वाला
एवं कार्य करने वाला व्यक्ति जिस परिवार में एक ही होता है वहाँ कार्य संपादित करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने तथा उसमें निश्चित करने में विशेष कठिनाइयाँ नहीं होती हैं, क्योंकि उसको पहले से ही पता होता है तो वो सब कुछ मैनेज कर लेता है। उसके बाद व्यवस्था साध्य नहीं है या एकमात्र साधन है। सामान्यतः यह धारणा प्रचलित है कि व्यवस्थापन ही अंत है, लेकिन यह धारणा सही नहीं है, क्योंकि व्यवस्थापन अंत नहीं है वरन यह परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति का एक अन्य साधन मात्र है। तो कुछ लोग कहते हैं व्यवस्था हो गया बस काम खत्म हो गया, लेकिन व्यवस्था का मतलब ये नहीं होता है। व्यवस्था का मतलब यह होता है कि जो भी व्यवस्था हमने किया है वह परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। जो भी हमने लक्ष्य बनाया है अपने परिवार के लिए, व्यवस्था करने के बाद उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम आगे की तरफ अग्रसर होते हैं। उसके बाद अगला है, अच्छे व्यवस्थापक जन्म से ही उत्पन्न नहीं होते बल्कि प्रशिक्षित किए जाते हैं। जैसे कुछ लोग के अंदर कला होती है वो अच्छे से कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि उनको आता है अच्छे से, हमको नहीं आता है। तो ये सब होता है इंटरेस्ट के बेस पे। जिसको इंटरेस्ट होता है वो आगे सीखता है, अच्छे से प्रशिक्षित होता है तो वह अच्छा व्यवस्थापक बन जाता है। और जिनके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है वो नहीं सीखते हैं तो अच्छे व्यवस्थापक नहीं बन पाते, क्योंकि जो भी चीज़ हमें सीखना होता है वो हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हम इंटरेस्ट दिखाते हैं उतना ज़्यादा वो हमें अच्छे से आने लगता है। तो जो अच्छे व्यवस्थापक होते हैं वो ये नहीं कि अच्छे व्यवस्थापक बन के ही पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो प्रशिक्षित किए जाते हैं या उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरीके से आप कार्य करेंगे तो आपका जो गृह मैनेजमेंट है, होम मैनेजमेंट है, वो अच्छे से हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद है, व्यवस्थापन समूह के नेता तक ही सीमित नहीं होता। जो व्यवस्थापन होता है ये नहीं है कि वो जो उस समूह के जो नेता हैं उन्हीं तक सीमित है। उस समूह में जितने भी व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी व्यक्ति भाग लेते हैं, सभी से संबंधित होता है और सभी के लिए आवश्यक होता है। गृह व्यवस्था संबंधी एक अन्य भ्रांति प्रचलित है कि प्रत्येक परिवार में एक व्यवस्थापक होना चाहिए। उसके लिए धारणा गलत हो जाती है कि अप्रिय भावना उत्पन्न हो जाती है कि इस व्यवस्थापक में अधिक शक्ति होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक घर में एक व्यवस्थापक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति व्यवस्थापक होना चाहिए, तब उस घर की व्यवस्था अच्छे से हो पाती है। उसके बाद अगला है, व्यवस्थापन द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों का निर्धारण नहीं। जो हमारा व्यवस्थापन होता है उसके द्वारा पारिवारिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते। गृह व्यवस्था संबंधी अंतिम भ्रांति जो प्रचलित है यह है कि अधिकांश परिवार ये मानते हैं कि व्यवस्था द्वारा उनके लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है और इसी भ्रांति के कारण लक्ष्यों के चयन में सावधानी रखी जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है कि जो भी हमारा व्यवस्थापन द्वारा जो हमारे पारिवारिक लक्ष्य है उसके द्वारा निर्धारण किया जाएगा, बल्कि जो हमारे लक्ष्य हैं उसके द्वारा हमारे व्यवस्थापन की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। से अनेक लक्ष्य होते हैं और व्यक्ति अथवा परिवार को उनमें से चयन करना होता है। सभी लक्ष्यों का महत्व समान नहीं होता है, उनकी वांछनीयता व्यक्ति और परिवार के लिए भिन्न भिन्न होती है। बर्नस्टेन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि लक्ष्य व्यक्ति और परिवार की इच्छा अनुसार और बृहद समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं और इसका समान महत्व नहीं होता है। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि इतनी सारी भ्रांतियाँ जो थी वो प्रचलित थी। उसके बाद गृह व्यवस्था के सुधार में आने वाली समस्याएं। जो गृह व्यवस्था सुधार हम करना चाहते हैं उसमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। जैसे आज के युग में सामाजिक ढांचे, मूल्य और परिवेश एवं परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन आ रहा है। आज के समाज में नारी शिक्षा के कारण नारी के महत्व, परिवार में उसकी स्थिति में भी परिवर्तन आ गया। ये सिर्फ नारी शिक्षा के ही कारण हुआ है। आगे देखते हैं। अब हम गृह व्यवस्था में आने वाली बाधाओं के बारे में देखेंगे, जो कि बाधाएं निम्नलिखित है। सबसे पहले व्यवस्था प्रक्रिया से अनभिज्ञता। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि व्यवस्थापन प्रक्रिया कैसे की जाएगी, अनभिज्ञता मतलब होता है अनजान। अगर हम व्यवस्था प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, हमें नहीं पता, तब भी तो हम अच्छे से व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। अगर हमें अच्छे से पता होगा कि कैसे किस चीज़ की व्यवस्था की जाती है तो वह हमारे लिए आसान होगा और हम बहुत अच्छे से व्यवस्था कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहली जो समस्या आती है वो होती है अनभिज्ञता।
क्योंकि भी कोई भी कार्य होगा अगर हम उससे अनजान होंगे तो उसको सही से हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली समस्या यही है। उसके बाद आगे है व्यवस्थापन से संबंधित निर्णयों के लिए आवश्यक जानकारी का अभाव। जो हमारा व्यवस्थापन से संबंधित निर्णय होते हैं उसमें जो जो भी बातें हमें जानकारी होनी चाहिए, जो जो भी बातें महत्वपूर्ण होती हैं, अगर उसी बातों की जानकारी हमें नहीं होगी तो वो हमारा व्यवस्थापन कार्य सही से नहीं हो पाएगा। जैसे गृह व्यवस्था संबंधी समस्याएं इतनी ज़्यादा जटिल होती हैं कि उसको हल करने के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारियों और सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए जैसे विशेषज्ञों, पुस्तकों, मैगजीन्स आदि की सहायता ली जानी चाहिए। तो ये समस्या इतनी आसान नहीं है, थोड़ी सी जटिल है, क्योंकि गृह व्यवस्था किसी चीज़ की व्यवस्था करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसी तरीके से जो भी व्यवस्थापन से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, अगर उस टॉपिक के बारे में हमको अच्छे से जानकारी होगी तभी हम अच्छे से निर्णय ले पाएंगे। उसके बाद आ गया है संभावित साधनों से अनभिज्ञता। जो भी हमारे गृह व्यवस्थापन के साधन हैं, अगर उसी से संबंधित हमको जानकारी नहीं रहेगी, उसी से संबंधित हम अनभिज्ञ रहेंगे तो हमारा काम कैसे पूरा होगा। इसीलिए जो भी साधन हमारे पास है उनकी उपलब्ध जानकारी हमें होनी चाहिए। ये साधनों की पूर्ति अथवा उनकी किस्मों से अब अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। विशेषकर या स्पष्ट एवं स्थिर साधनों के विषय में तो हमें महत्वपूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। इसलिए जो भी हमारे पास साधन है उसकी हम अच्छे से जानकारी रखेंगे तो हम जल्दी से और आसानी तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद गृह व्यवस्था निर्धारित लक्ष्यों से संबंधित नहीं होते हैं। जो भी हमारा होम मैनेजमेंट गृह व्यवस्था होता है वो ऐसा नहीं कि कोई निर्धारित लक्ष्य बना लिया गया है उसी से संबंधित होता है। ये बल्कि एक जटिल कार्य होता है और इसको परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उस हिसाब से होम मैनेजमेंट के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि कोई कार्य एक व्यक्ति के अकेले करने से नहीं होगा जब तक परिवार के सभी व्यक्ति उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जो भी गृह व्यवस्था है वो किसी भी हमने कोई भी लक्ष्य बना लिया तो उससे संबंधित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका एक अलग से लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें गृह व्यवस्था किस तरीके से करना है। जो भी हमारे पास प्राप्त संसाधन है उसको यूज में लेते हुए किस तरीके से हम होम मैनेजमेंट करेंगे। उसके बाद गृह व्यवस्थापन समस्याओं हेतु तैयार हलों की इच्छा। जो भी गृह व्यवस्थापन से संबंधित समस्या होती है उसके हलों को या उसके हल निकालने के, उसकी समस्या को समाधान करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए और हमें इच्छुक होना चाहिए कि जो भी समस्याएं आएंगी उसका समाधान हम करेंगे, मिल करके करेंगे। ये अगर जो भी समस्या आ रही है उसको हम नहीं करेंगे, उसको करना ही छोड़ देंगे, उसमें हमारा मन ही नहीं लगेगा तो वो हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। तो गृह व्यवस्थापन का मतलब क्या है कि जो भी हमारे घर में साधन है उनका उपलब्धि तरीके से उनका व्यवस्थापन करना और कम से कम मितव्ययी तरीके से व्यवस्थित करना। मितव्ययी का मतलब होता है कि कम से कम उपलब्धि में ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्यों की प्राप्ति करना और कम से कम खर्चों में ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्यों की प्राप्ति करना और भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बचत करना। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस चैप्टर में गृह प्रबंधन के बारे में पूरा टॉपिक कवर किया है। वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।